नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मास्टर आशुतोष, जहां हम पढ़ते हैं कई सारे सब्जेक्ट। और अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको मेनली दो अप्रोच के थ्रू पढ़ा जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप सभी ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस क्या है, या उसके दूसरे नामों से भी इसको बुलाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। तो हम शुरू करते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच 20th सेंचुरी में पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाओं को देखते हुए विकसित हुआ है। ये अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को एक वैज्ञानिक, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल तरीके से देखने पे जोर देता है। इस अप्रोच का पर्पस ये है कि पॉलिटिक्स के अध्ययन को अधिक व्यवस्थित, तर्कसंगत और प्रमाण आधारित बनाना है। तो दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को भी कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है, ये हम जानते हैं। बिहेवियरल अप्रोच 1950s में डेवलप किया गया था। किसके? रॉबर्ट थल एंड डेविड एस्टन के द्वारा। और बिहेवियरल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक मेथड और इंपेरिकल एनालिसिस के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पॉलिटिक्स का अध्ययन लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर पर आधारित होना चाहिए। यह अप्रोच केवल इंस्टीट्यूशंस के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों, नेताओं और रियल पॉलिटिकल बिहेवियर का विश्लेषण करता है, फिर कहें एनालिसिस करता है। यह स्टैटिक्स, सर्वे और साइकोलॉजी का भी उपयोग करता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जो भी चुनाव होते हैं तो वोटर का बिहेवियर कैसा है, वोट क्या है, वोटिंग बिहेवियर कैसा है इलेक्शन में। जो इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, कहीं भी जो उसका ओपिनियन पोल्स निकाले जाते हैं, वो एक तरीके का बिहेवियर अप्रोच है। इसके जो की थिंकर हैं वो है रॉबर्ट ढल, डेविड एटसन, डेविड ट्रूमैन एंड हैरोल्ड लासवेल। इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इसके क्रिटिसिज्म में ये कहा जाता है कि ये केवल व्यक्तिगत व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान देता है, या फिर हम यूं कहें कि इट इज ओवर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, और ये पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें कि बिहेवियरल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को इंपेरिकल और फैक्ट बेस्ड बनाने की दिशा में अग्रसर किया। इसका एवोल्यूशन मिड 20th सेंचुरी में हुआ। इस अप्रोच ने पॉलिटिकल साइंस को अधिक साइंटिफिक और इंपेरिकल के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं, विशेष रूप से वैल्यूज, पावर्स और आइडियोलॉजीज की अनदेखी की है। वर्तमान समय में डेटा साइंस, एआई और सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए यह दृष्टिकोण पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। अगला पॉइंट है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच 1960 में उभरा, जब कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि बिहेवियरल अप्रोच ज्यादा ही साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव और पैसिव हो गया। यह पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक अध्ययन तक सीमित कर रहा था और समाज की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा था। इसलिए डेविड एस्टन और अन्य स्कॉलर्स ने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका उद्देश्य था पॉलिटिकल साइंस को सोशली रेलेवेंट और एथिकली रिस्पॉन्सिबल बनाना। इस अप्रोच में यह भी कहा जाता है कि ये केवल साइंटिफिक तकनीक से राजनीति को नहीं समझाया जा सकता है, बल्कि वास्तविक मुद्दों को भी देखना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस को केवल चीजों को समझने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए और पैसिव अध्ययन की बजाय समाज में एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए। या फिर यूं कहें कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच तब स्टेब्लिश किया गया जब बिहेवियरल अप्रोच कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक हो गया था। तो डेविड एस्टन जैसे विद्वानों ने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का इस्टेब्लिशमेंट किया। इसमें जो बिहेवियरलिज्म की कुछ सीमाएं थी उनको दूर करने की कोशिश की गई।
यह पॉलिटिकल साइंस को सोशल प्रॉब्लम और पॉलिसी मेकिंग से जोड़ता है। इसका क्रिटिसिज्म इस बात से हुआ कि यह फुली साइंटिफिक नहीं है। इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर किया गया कि यह फुली साइंटिफिक नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच को भी महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड एस्टन ने डेवलप्ड किया। यह अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को एक हॉलिस्टिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखता है, जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके की फीचर हैं कि पॉलिटिक्स को एक समाज लार्जर सोशल सिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह अप्रोच इंस्टीट्यूशन के बजाय पॉलिटिकल प्रोसेस और इंटरेक्शन पर अधिक ध्यान देता है। यह सिस्टम के इक्विलिब्रियम और फीडबैक मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है, और ये सोशियोलॉजी और बायोलॉजी में यूज होने वाले जनरल सिस्टम थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से प्रेरित था। इस अप्रोच का मेन पर्पस था कि पॉलिटिक्स को वैज्ञानिक और इंपेरिकल तरीके से समझाना। डेविड एस्टन ने 1950s में इसका एस्टेब्लिशमेंट या कह सकते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया था। बाद में गैब्रियल आलमंड और कार्ल डस्ट जैसे स्कॉलर्स ने इसे आगे बढ़ाया। इसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस और आखिरी आउटपुट। तो इनपुट में ये रहता है कि राजनीतिक प्रणाली में जनता और ग्रुप द्वारा डाली गई मांगे, जिसे हम कहते हैं डिमांड और सपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि डिमांड हुई कि एजुकेशन में सुधार की मांग, टैक्स की कमी, और इसका प्रोसेस में ये बताया जाता है कि जो भी चीज इनपुट हुई है उन इनपुट को सरकार और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा पॉलिसी मेकिंग में बदला जाता है। सरकार इसे संशोधित करके डिसीजन मेकिंग करती है, और फिर आउटपुट में ये निकलता है इन नीतियों से जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। और फिर इसका आखिरी जो पॉइंट होता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट के थ्रू उसका फीडबैक वहां की जनता देती है। तो जनता उस पॉलिसी से सेटिस्फाई है तो फीडबैक अच्छा है, जनता उस पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसका परिणाम चुनाव में दिखता है। तो अगर इसको हम कंक्लूड करें तो सिस्टम अप्रोच राजनीति को आपस में जुड़े हुए तथ्यों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो समाज में होने वाली गतिविधियों से प्रभावित होती है। डेविड एस्टन का यह दृष्टिकोण मॉडर्न पॉलिटिक्स में एक व्यापक और संगठित काम करता है, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हैं। विशेष रूप से यह सत्ता और संघर्ष की गहराई से व्याख्या नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। पॉलिटिकल साइंस का ये अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण अप्रोच है। ये अप्रोच सोशियोलॉजी से बोरो किया गया है। यह अप्रोच ये समझाने का प्रयास करता है कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर्स किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। इसका जो पहला की फीचर है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब उन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से है जो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज। और फंक्शन का अर्थ यह है कि उन भूमिकाओं और गतिविधियों से है जो ये संस्थाएं या कहें ये इंस्टीट्यूशन समाज में स्थिरता, स्टेबिलिटी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निभाता है। और दूसरा इसका की फीचर है पॉलिटिकल सिस्टम को एक ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह देखना। यह अप्रोच पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से करता है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपने अपने फंक्शंस करते हैं ताकि पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर सके। इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच पॉलिटिकल सिस्टम को एक जीवित इंसान से कंपेयर करता है कि जिस तरह एक जीवित इंसान के सारे पार्ट्स प्रॉपर वर्क करते हैं, उसी तरह इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने कार्य अच्छे से करें ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। और इसका तीसरा जो की फीचर है वो है इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब ये है कि क्या डिमांड्स हैं और जनता किस चीज का समर्थन कर रही है, और आउटपुट का मतलब ये है कि सरकार की नीतियां क्या हैं और उन नीतियों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस अप्रोच को
टेलकॉट पर्सन्स और गैब्रियल आलमंड ने डेवलप किया था। टेलकॉट पर्सन्स ने इसे सोशोलॉजी में लागू किया और गैब्रियल आलमंड और कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसे पॉलिटिकल साइंस में लागू किया। कहने का मतलब इस अप्रोच को टेलकॉट पर्सन्स ने सोशोलॉजी में लागू किया था और गैब्रियल आलमंड ने इसे पॉलिटिकल साइंस में लागू किया। जो गैब्रियल आलमंड का मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है वो दो चीजों पर आधारित है, एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। अब हम इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। सभी अप्रोचों की तरह इस अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस अप्रोच की भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये अप्रोच टोटली स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। ये समय के साथ होने वाले चेंजेस को अपने अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाता है और यहाँ तक तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये अप्रोच बहुत ही थ्योरेटिकल है या कह लें अब्स्ट्रैक्ट है, जिससे उनका कहना है कि ये रियलिटी में लागू करना बहुत कठिन है, बस ये थ्योरेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट की तरह है। और साथ ही साथ ये अप्रोच रोल ऑफ इंडिविजुअल की अनदेखी करता है, यह केवल इंस्टीट्यूशन फंक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल अप्रोच की तरह है, इसको रियलिटी में लागू करना थोड़ा बहुत कठिन है क्योंकि ये समय के साथ जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता ये अप्रोच, और ये मोस्टली इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देता है ना कि इंडिविजुअल्स पे। हमारा अगला अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों पर आधारित है। यह अप्रोच सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को एक हिस्टोरिकल मैटेरियलिस्ट नजरिए से देखता है और पावर तथा रिसोर्सेस के वितरण को क्लास स्ट्रगल के संदर्भ में समझाने का प्रयास करता है। मार्क्स की थ्योरी का मुख्य बेस यह है कि सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम टोटली इकोनॉमिक सिस्टम पर निर्भर करता है। मार्क्स ने कैपिटलिज्म को शोषणकारी बताया है और उसके स्थान पर कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना सिर्फ दो भागों में बटी हुई है, एक इकोनॉमिक बेस, एक सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस में वो चीजें आती हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैंड, मशीन्स और कैपिटल एंड लेबर। दूसरा जो सुपर स्ट्रक्चर में आता है उसमें पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, कल्चर, रिलीजन, ये सब शामिल है। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के बारे में भी बताया। उनका मानना था कि सोसाइटी हर युग में सिर्फ दो भागों में विभाजित है, एक एक्सप्लॉइटर और दूसरा एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटर वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साधनों के मालिक होते हैं और एक्सप्लॉइटेड का लेबर वर्क होता है जो प्रोडक्शन करता है और उसको प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। मार्क्स के अनुसार क्लास स्ट्रगल्स का एक अपना इतिहास है और यह संघर्ष ही पॉलिटिक्स और सोसाइटी में परिवर्तन लाता है। मार्क्स के अनुसार प्रेजेंट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट एक मुख्य वर्ग है, साथ ही साथ दो वर्गों में और बांटा हुआ है, जिसमें पहला है बुर्जुआ। बुर्जुआ में वो लोग आते हैं जो पूंजीपति या इंडस्ट्रियलिस्ट या कह लें कि रिसोर्सेस के ओनर, और दूसरा जो उन्होंने बांटा है वो प्रोलिटेरियत, जिसमें सिर्फ बेचारा मजदूर वर्ग आता है जो अपना सिर्फ श्रम मेहनत करता है दिन रात। साथ ही साथ मार्क्स का यह मानना है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोलेटेरिएट का शोषण होता है, इसलिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की जरूरत होती है। ये भी मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब सब मजदूर वर्ग संगठित होकर क्रांति करेंगे और कैपिटलिज्म व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। उसके बाद प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश्ड होगी जहां लेबर और पावर अपने हाथों में लेगा। तब क्लास स्ट्रगल समाप्त होगा और एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना होगी, मतलब कि जहां ना राज्य रहेगा, ना निजी संपत्ति और ना ही क्लास डिवीजन। इस महान थ्योरी के भी कई सारे क्रिटिसिज्म हैं। इसमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, मार्क्सवाद केवल इकोनॉमी को ही समाज के हर पहलू का डिसाइडर मानता है,
जबकि कई सारे और भी कॉजेस हैं सोसाइटी में, जैसे कि कल्चर, रिलीजन और विचारधारा। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच स्टेट को केवल शासक वर्ग का उपकरण मानता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्टेट सभी क्लासेस की भागीदारी से काम करता है। मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म रेवोल्यूशन के ही थ्रू खत्म होगा, लेकिन कई कैपिटलिस्ट देश आज भी अस्तित्व में हैं, आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने सुधारों के माध्यम से अपनी स्थिरता बनाए रखी। और इस थ्योरी का मेन फेलियर सोवियत यूनियन को माना जाता है, जिसने मार्क्स मॉडल को लागू किया था। अगर इसका हम कंक्लूजन करें तो मार्क्सिस्ट अप्रोच पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक और सोशलिस्ट संदर्भों में देखने की एक सशक्त प्रणाली है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म और सोसाइटी की असमानता का एनालिसिस करने के काम आता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी समझने के काम आता है। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैशनल चॉइस अप्रोच। रैशनल चॉइस अप्रोच, यह अप्रोच पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, जो ये मानता है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए रैशनल डिसीजंस का ही परिणाम होती हैं। यह अप्रोच इकोनॉमिक मैथमेटिकल मॉडलिंग से प्रभावित है, और यह मानता है कि इंडिविजुअल्स सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हैं। इस अप्रोच का डेवलपमेंट एंथनी डाउन्स, विलियम राइकर, जेम्स बुकानन और अन्य इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने किया था। इसको नियो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिहेवियरलिज्म को मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आधार पर एनालाइज करता है। यह अप्रोच ये बताता है कि मतदाता और राजनीतिक दल अपने डिसीजंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर लेते हैं। वोटर्स वही पार्टी चुनते हैं जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। जेम्स बुकानन ने अपने प्रिंसिपल पब्लिक चॉइस थ्योरी में बताया कि गवर्नमेंट में जो अधिकारी काम करते हैं वो इस बेस पर निर्णय लेते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और विलियम राइकर की गेम थ्योरी हमें ये बताती है कि पॉलिटिकल कोएलिशन कैसे बनते हैं। या फिर हम अगर कहें कि यह अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि लोग राजनीतिक निर्णय कैसे लेते हैं। यह विशेष रूप से वोटर बिहेवियर, पॉलिसी मेकर, कोएलिशन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के स्टडी में बहुत उपयोगी है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, खासकर जब यह कल्चरल, इमोशनल और सामाजिक कारकों को नजरअंदाज करता है, सोशल कॉजेस को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। इस अप्रोच की आलोचना के बावजूद भी यह आज भी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिस्ट में एक प्रभावी एनालिसिस का उपकरण बना हुआ है। इसका क्रिटिसिज्म में ये कहा जाता है कि सभी लोग परफेक्टली रेशनल होते हैं, लेकिन वास्तविकता में लोग इमोशंस, आइडियोलॉजीज और सोशल इन्फ्लुएंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। और ये अप्रोच यह भी बताता है कि केवल यह अप्रोच सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट पर ध्यान देता है और संस्कृति, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अनदेखी करता है। अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये अप्रोच हमें ये बताता है कि लोग कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ अपना पर्सनल हित देखते हैं कि उनके डिसीजन से उनका ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो सके, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर वोटर्स जो भी वोट करते हैं अपनी पार्टी को ये देखकर वोट करते हैं कि किस पार्टी से उनका ज्यादा फायदा हो सकता है, किस पार्टी ने उन्हें ज्यादा लुभावने ऑफर्स दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अप्रोच की तरफ, जिसका नाम है फेमिनिस्ट अप्रोच। तो फेमिनिस्ट अप्रोच
पॉलिटिकल साइंस में एक मॉडर्न अप्रोच की तरह उभरा है, जो ये बताता है कि फेमिनिस्ट अप्रोच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रचनाओं में जेंडर इनइक्वालिटी को उजागर करता है, जैसे पावर तथा रिसोर्सेस के असमान वितरण को चुनौती देता है। यह अप्रोच पैट्रियार्कल समाज में महिलाओं के शोषण, उनके अधिकारों और उनकी राजनीतिक भागीदारी के बारे में विश्लेषण करता है। यह पॉलिटिकल साइंस में पारंपरिक सिद्धांतों की आलोचना करता है, क्योंकि वे महिलाओं के अनुभवों और मुद्दों को अनदेखा करते हैं। इस अप्रोच के थ्रू हम पैट्रियार्की की आलोचना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सामाजिक संरचनाएं हैं वो पुरुषों द्वारा बनाई गई हैं। इसमें कोई भी महिलाओं के ग्रुप से या महिलाओं से कोई सलाह नहीं लिया गया है। सिर्फ ये जो संस्थाएं हैं ये पुरुषों के हित के बारे में, पुरुषों के हित को प्राथमिकता देती हैं। और इस अप्रोच के थ्रू जेंडर और पावर का एनालिसिस किया जाता है। फेमिनिस्ट अप्रोच यह मानता है कि राजनीतिक शक्ति का वितरण पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है, और साथ ही साथ लॉ, पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजन महिलाओं की जरूरत को अनदेखा करते हैं, और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर देता है। इस अप्रोच का मानना है कि महिलाओं को समान अवसर, समान अधिकार और समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो वुमेन्स रिजर्वेशन, इक्वल पे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी चीजों पर समान अधिकार हो जैसे कि पुरुषों का है। तो सारे अप्रोचों की तरह इस अप्रोच का भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में कुछ विद्वान ये मानते हैं कि फेमिनिस्ट अप्रोच न्यूट्रल अध्ययन की बजाय आइडियोलॉजी से प्रेरित है, और यह भी कहा जाता है कि ये ओवर जनरलाइजेशन है, जैसे कि कई फेमिनिस्ट अप्रोच वेस्टर्न समाज पर केंद्रित हैं और वे ग्लोबल डाइवर्सिटी को पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं, और ये अप्रोच थोड़ा बहुत एंटी मेल बायस है। इसको कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंटी मेल अप्रोच भी कहते हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो फेमिनिस्ट अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में पावर, जेंडर और सोशल स्ट्रक्चर के गहरे एनालिसिस में सहायता करता है। इसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्माण और समाज में उनके अधिकारों की चर्चा को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन के लिए अनिवार्य दृष्टिकोण बना हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अप्रोच की तरफ, जो कि है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। यह अप्रोच 20th सेंचुरी के एंड तक डेवलप्ड हुआ, और यह ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट अप्रोच की आलोचना करता है। यह अप्रोच मानता है कि ट्रुथ, नॉलेज और पावर स्थिर या सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट मॉडर्निस्ट यह लॉजिक देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों और संस्थाओं को किसी एक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। वे रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सल ट्रुथ की अवधारणाओं को चुनौती देते हैं। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच इस अप्रोच को मिशेल फूको, जीन फ्रांसवा लायोटार्ड, जैक्स डेरिडा जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने डेवलप किया। यह अप्रोच यह मानता है कि कोई भी ओनली ट्रुथ या रियलिटी नहीं होता। हर व्यक्ति और समाज की एक अपनी अलग एक्सप्लेनेशन या अपनी अलग एक पहचान होती है। राजनीतिक वास्तविकता लैंग्वेज और डिस्कोर्स के माध्यम से बनाई जाती है, जैसे कि कह सकते हैं पावर, डेमोक्रेसी, ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ रखती हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच ट्रेडिशनल राजनीतिक सिद्धांतों और आधुनिकतावादी विचारों की आलोचना करता है। यह पावर, लैंग्वेज और नॉलेज के बीच के संबंधों को उजागर करता है और दिखाता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण सत्य नहीं होती, बल्कि यह कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर निर्भर करती है। साथ ही साथ इस अप्रोच के भी कई सारे क्रिटिसिज्म हैं, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट किसी भी चीज को एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की संभावना कमजोर होती है, और इस अप्रोच में कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी सजेशन
नहीं दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यह अप्रोच सिर्फ क्रिटिसिज्म करता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। यह किसी भी फिक्स थ्योरी को स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म तक सीमित रह जाता है। फिर भी यह अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में नई सोच और प्लूरलिस्ट अप्रोच को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस टॉपिक के साथ समाप्त होते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच के सारे सब अप्रोचेस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।